हम लोग भारत के संविधान के इतिहास पढ़ रहे थे, तो हम लोग इसी क्रम में भारत शासन अधिनियम 1909 ईस्वी तक पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी। तो भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के बारे में पढ़ने से पहले इस समय की जो परिस्थितियां थी, अगर उस परिस्थितियों पे हम लोग का कमांड हो जाएगा तो हम लोग आसानी से जो प्रावधान दिए रहेंगे उसको याद कर लेंगे। तो उस समय के जो पृष्ठभूमि था, उस पृष्ठभूमि को देखते हैं और भारत में परिस्थितियां कैसी थी उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, हमने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हो गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी 1985 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया 1985 में। 1985 में जब इसका 1885 में जब इसका निर्माण हो गया, 1885 में निर्माण हो गया, तो स्टार्टिंग में क्या था ना कि इसके प्रति जो है अंग्रेजों की जो नीति थी वह नरम थी। क्योंकि वह चाहते थे कि जो कांग्रेस का निर्माण हुआ है वह हमको फायदा ही पहुंचाएगा, है ना। ऐसा कोई भी विद्रोह नहीं होगा 1857 की क्रांति टाइप का, है ना। अगर कोई भी विद्रोह होगा तो नरम दल के लोग हैं उसको अपनी ओर क्या करेंगे, खींच लेंगे और उनको जो है संतुष्ट कर देंगे और उनको समझा देंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि यह जो धीरे धीरे कांग्रेस के जो समूह थे, जन समूह, इन्होंने भारतीयोों को क्या किया, अपने साथ जोड़ना चालू कर दिया। तो भारतीय जब इसके साथ जुड़ने लगे तो इसके साथ एक बहुत बड़ा जन समूह जुड़ गया। इससे क्या हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना मजबूत होती गई। और पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का काम होता था क्या कि वो संवैधानिक तरीके से उनको मांग करना, अपनी कमियों को बताना, अपने देश के शासन संबंधित जो कमी होता था अंग्रेजों को बताना। लेकिन अब यह बताने के बजाय क्या करने लगे, अंग्रेजों के द्वारा जो नियम समय समय पर पारित करके आते थे, जो उनकी पॉलिसी सी, है ना, तो उस पॉलिसी को क्या करते थे लोग, विश्लेषण करते थे और भारतीयों को बताते थे। तब भारतीयों के मन में यह समझाते थे कि अंग्रेजों का जो है मेन उद्देश्य जो है क्या, भारत में अपने सत्ता को स्थापित करना और भारतीयों का शोषण करना। तो ये जब नीतीश भारतीयों को पता चला तो भारत क्या हो गए, इनसे असंतुष्ट हो गए और नाराजगी जो है दिन प्रतिदिन क्या होती गई, बढ़ती ही गई। इस नाराजगी के बढ़ने से क्या हुआ कि अंग्रेज जो है ना सख्ते में आ गए, टेंशन में आ गए। उनको चिंता होने लगी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा शासन जो है भारत से उखाड़ फेंका जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कमजोर करने के लिए और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसका नाम था बांटो और राज करो। क्या था, बांटो और राज करो। तो बांटो और राज करो सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने दो काम किया। पहला काम क्या किया कि बंगाल विभाजन के काम किया है। तो बंगाल विभाजन किया। दूसरा इन्होंने काम किया कि मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ और बंगाल को क्या कर दिए, विभाजित कर दिए। बंगाल को विभाजन करने का श्रेय जो जाता है वो लॉर्ड कर्जन को है, जिसका शासनकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक था। लॉर्ड कर्जन भारत में आके कहता है कि बंगाल जो इतना बड़ा क्षेत्र है इसका प्रशासन करने में हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि क्षेत्र बड़ा होने के कारण एक दिन में जो है हम उसका निरीक्षण नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर उद्देश्य की बात करेंगे तो उसके जो उद्देश्य था, जो अंग्रेजों के उद्देश्यों को पूरा करता था, वह भारतीयों को तोड़ना चाहता था और भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे उस राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना चाहता था। तो इसलिए क्या किया कि बंगाल को विभाजित कर दिया और बंगाल को विभाजित करके अंग्रेजों को जो मौका मिला उससे क्या हुआ कि उन्होंने बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिमों से डायरेक्ट रूप से संपर्क स्थापित किया और बोला कि देखिए हम क्या करते हैं आपको हम अपनी सहयोग से क्या करवा दिए, मुस्लिम लीग यानी कि राजनीतिक पार्टी का निर्माण हो ही गया। तो राजनीतिक पार्टी का निर्माण हो गया और अब बंगाल विभाजित कर दिए। तो यहाँ से क्या हो गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो क्षेत्रों में बट गया था। यह हो गया था एक पूर्वी और एक हो गया था कौन, पश्चिमी। पूर्वी बंगाल को क्या था वो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, तो यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा थे, और जो पश्चिमी बंगाल था उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे।
लेकिन हिंदू यहाँ पे ज़्यादा थे और मुसलमान बहुत कम थे। तो अब इसमें क्या हुआ फायदा अंग्रेजों को कि मुसलमानों को इन्होंने समझाना चालू किया कि देखिए अब आपका राजनीतिक पार्टी का निर्माण हो चुका है और अब जो है आपको हम बांट के पूर्वी बंगाल भी दे दिए हैं। और 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा क्या कर दिए थे अंग्रेज कि इनको जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली भी दे दिए थे। क्या दे दिए थे? पृथक निर्वाचन प्रणाली भी दे दिए थे। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दिए थे। तो अब क्या हुआ, उन्होंने समझाया कि देखिए अब तो आप फायदे ही फायदे में, राजनीतिक पार्टी का निर्माण हो गया है, आपको पूर्वी बंगाल जो है एक बांट कर क्षेत्र मिल गया, वो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और आपको पृथक निर्वाचन प्रणाली उसको क्या हो गया, संवैधानिक तरीके से हम आपको अधिकार दे ही दिए हैं। तो अब क्या है कि भारत में आप बहुत अच्छे से शासन कर पाइएगा और आपका जो है जहाँ भी कोई नीति निर्माण होगा वहाँ पे आपका भी विशेष क्या हो जाएगा, आवश्यकता महसूस करेंगे भारतीय, इसलिए आपका योगदान भी रहेगा उसमें। तो आपको भी अब क्या करेंगे, भारतीय पूछेंगे। तो इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया कि भारतीयों को हिंदू और मुसलमान में लड़ाने का प्रयास किया और उसमें वो कहीं ना कहीं क्या हुए, सक्षम भी रहे और सफल भी हुए। लेकिन 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो क्या हुआ कि 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में क्या हुआ कि 1906 में, अगस्त 1906 में, 7 अगस्त 1906 को क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया गया। और स्वदेशी आंदोलन जो है पूरे बंगाल में फैल गया था और पूरे बंगाल में फैल जाने से क्या हुआ कि इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाओं सभी ने क्या किया, अपनी भागीदारी निभाई और सबने खुल कर क्या किया, अंग्रेजों का बहिष्कार किया, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया, कपड़ों का, है ना। क्या हुआ कि जो उस समय के जो कपड़े धोने वाले होते थे वो क्या करते थे कि विदेशी कपड़ों को नहीं धोते थे, मंदिरों में जो पुजारी होते थे वो विदेशी प्रसाद को नहीं चढ़ाते थे। भारत की जो महिलाएं थी उन्होंने विदेशी बर्तनों और व्यंजनों को क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। तो अब क्या होता था कि ये जो है इस समय का जो स्वदेशी आंदोलन था वह बहुत ही व्यापक रूप धारण कर लिया था और इस आंदोलन से अंग्रेजों को राजनीतिक और व्यापारिक दोनों क्षेत्र में क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो अब अंग्रेजों के ऊपर क्या हो गया, प्रेशर बढ़ने लगा। तो प्रेशर बढ़ने लगा तो जॉर्ज अरुंडेल जो है थे ना, जॉर्ज अरुंडेल, वह मिंटो को, लॉर्ड मिंटो जो थे, लॉर्ड मिंटो को सलाह देते हैं, लॉर्ड मिंटो को सलाह देते हैं और जो ये जॉर्ज अरुंडेल थे वो एक कमेटी बना के और कहते हैं कि बंगाल विभाजन जो है इसको आप जो विभाजित किए हैं इसको आप रद्द कर दीजिए। तो जॉर्ज अरुंडेल कमेटी के सिफारिश पे, किसके सिफारिश पे, जॉर्ज अरुंडेल कमेटी के सिफारिश पे क्या किया जाता है, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। तो बंगाल विभाजन क्या हो गया, रद्द हो गया। तो अब आप देखिए तो कि बंगाल विभाजन जब रद्द हो गया तो ये जो मुसलमानों को बता रहे थे कि हम आपको पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में, आप में से पूर्वी बंगाल आपका क्षेत्र हो गया, आपको क्षेत्र हम बांट कर दे दिए, तो अब आप प्रशासन में भागीदारी निभाएंगे। तो भारतीय मुसलमान थे, उनको लगा कि अब तो बंगाल विभाजन जो किए थे इन्होंने एक कर दिया, तो जब बंगाल को ही एक कर दिया तो अब हम अलग से लड़ कहाँ पाएंगे। हम मानते हैं कि पृथक निर्वाचन प्रणाली आप दे दिए हैं लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा जनसंख्या ही तो कम है। जब जनसंख्या कम है तो यहाँ पे जो भी सत्ता बनेगा, सरकार बनेगा, वो किसके माध्यम से बनता है, बहुमत के माध्यम से बनता है। और हमारी भागीदारी ही कम है तो हम केंद्रीय शासन व्यवस्था में जब तक हिंदुओं का समर्थन नहीं हासिल करेंगे तब तक हमारा कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो इनको यह ज्ञान हुआ कि अंग्रेज कुछ कर नहीं रहे हैं बल्कि हमको आपस में लड़ा रहे हैं। तो क्या हुआ, यहाँ से मुसलमानों की जो है ना नयन चक्षु खुल गए और अब क्या हो गए, अंग्रेजों से एक कट्टी मार ली, यानी कि कल्टी मार लिए, अंग्रेजों से क्या हो गए, साइड हो गए। तो जब अंग्रेजों से यह साइड हो जाएंगे तो अंग्रेजों को लगा कि ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली हम दिए हैं जिसके माध्यम से हम चाहते थे कि कोई फायदा हो तो उनको फायदा नहीं होगा। तो अब जो है अलग समुदाय, अलग जाति को टारगेट करेंगे और आगे के अधिनियम में देखेंगे कि वह किनको टारगेट करते हैं और किनको पृथक निर्वाचन प्रणाली देते हैं। दूसरी बात क्या हुआ कि ये जो स्वदेशी आंदोलन बंगाल में क्या हो रहा था, भयंकर रूप से फैल रहा था, प्रसारित हो रहा था। तो इस आंदोलन को कांग्रेस के अंदर जो दो विचारधारा के लोग थे, अगर कांग्रेस के अंदर की बात करें तो इसमें दो विचारधारा के लोग थे। एक को कहा जाता था नरम दल
और एक को कहा जाता था गरम दल। तो नरम दल वाले चाहते थे कि ये जो बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ है उस आंदोलन को केवल और केवल बंगाल तक ही सीमित रहने दे। लेकिन गरम दल वाले चाहते थे, गरम दल में जैसे लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल आदि का नाम लिया जाता है। आगे चलकर भगत सिंह, है ना, ये सब जुड़ जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद वगैरह, तो ये सब आगे जुड़ जाते हैं। अगर नरम दल की बात करें तो दादा भाई नौरोजी, बेमोश चंद्र बनर्जी, है ना, ये सब कौन थे, नरम दल में थे। वीर राघवाचारी, ये भी कौन थे, नरम दल में थे। तो गरम दल वाले चाहते थे कि ये जो स्वदेशी आंदोलन है इसको क्या करें, हम पूरे भारत में फैलाएं। लेकिन ये जो नरम दल वाले चाहते थे कि देखिए हम भारत के पूरे क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन को क्यों ले जाए, क्योंकि यह जो घटना है केवल और केवल बंगाल में घटित हुआ है। तो इसी विचारधारा में क्या हो गया कि दोनों में क्या हो गया, मनमुटाव हो गया। और इस मनमुटाव का परिणाम यह हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है क्या हो गई, आपस में बट गई और वह दो गुटों में बंट के हो गया, एक नरम दल और एक हो गया कौन, गरम दल। और उसके बाद नरम दल वालों ने एक घोषणा के द्वारा यह बता दिया कि अब जो है गरम दल वालों के लिए कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। तो जो गरम दल वाले थे उनकी विचारधारा जो थी वह कौन सी विचारधारा थी, क्रांतिकारी की। क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग थे। तो इन्होंने क्या किया कि जब इनका भारत के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से भी मोह भंग हो गया, तब इनके सामने कोई जो है दूसरा मार्ग नजर नहीं आ रहा था। तो इन्होंने क्या किया, क्रांतिकारी मार्ग को चुना और अंग्रेज जहां भी इनको मिलते थे भारत में उनको चुन चुन के टारगेट करके मारना चालू किया। तो इसी समय से क्या हो गया, क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। और क्रांतिकारी आंदोलन में अगर आप देखेंगे तो 1909 ईस्वी की हम बात करें तो 1909 ईस्वी में क्या होता है कि 1909 ईस्वी में दो कांड होता है। एक होता है किंग्सफोर्ड हत्याकांड, किंग्सफोर्ड हत्याकांड, जो समस्तीपुर के जज थे उनको मार दिया जाता है। और एक होता है अलीपुर षड्यंत्र केस, एक होता है अलीपुर षड्यंत्र केस। इन सब को हम इतिहास जब पढ़ाएंगे तो उस समय बहुत अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे। हम टॉपिक को समझने के लिए इसको जोड़ रहे हैं। 1909 में क्या होता है, कर्जन वाइली की हत्या कर देते हैं। क्रांतिकारी क्या कर देते हैं, कर्जन वाइली की हत्या कर देते हैं। 1910 में क्या हो जाता है, हावड़ा षड्यंत्र केस हो जाता है। क्या हो जाता है, हावड़ा षड्यंत्र केस हो जाता है, जिसमें 34 व्यक्तियों को अवैध रूप से शस्त्र रखने के जुर्म में क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। 1912 में क्या हो जाता है, दिल्ली बम कांड हो जाता है। क्या हो जाता है, दिल्ली बम कांड हो जाता है, जिसमें जो बंगाल जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनके ऊपर रास बिहारी घोष और उसके जो बसंत विश्वास और ममनत विश्वास थे वो क्या करते हैं, बम फेंकने की कोशिश करते हैं। और अगर हम 1915 की बात करें तो 1915 में क्या हुआ था कि भारत में गांधी जी का आगमन हो गया था। तो ये सारी घटनाएं घट रही थी। अब क्या हो गया कि ये जो क्रांतिकारी आंदोलन भारत में चलाया गया है ना गरम दल वालों के द्वारा, तो अंग्रेजों को इससे क्या हो गया, परेशानी हुई। तो अंग्रेज समझते थे इसको कि इनको अगर हम ज़्यादा मौका देंगे तो ज़्यादा नुकसानदेह साबित होंगे। तो उस नुकसान से बचने के लिए उन्होंने इसको ही भयंकर रूप से क्या कर दिया, दमन कर दिया, इस क्रांतिकारी आंदोलन को दबा दिया। इस क्रांतिकारी आंदोलन को दबा देने से क्या हो गया कि ये जो गरम दल वाले लोग थे इनका औचित्य धीरे धीरे क्या हो रहा था, समाप्त होते जा रहा था। उसके बाद हम आगे की घटना देखते हैं। आगे की घटना देखें तो देखिए, जब अब क्या होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दो भागों में बांटने से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी कमजोर हो गई है। मुस्लिम भले असंतुष्ट हो गया था लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के पक्ष में जा चुके थे। अब भारतीय राष्ट्रीय कमजोर हो गया और गरम दल और नरम दल में बटे थे, तो नरम दल भी कमजोर और गरम दल भी कमजोर। इसी परिस्थिति में क्या हुआ कि ये जो दो व्यक्ति आते हैं यहाँ पे, एक होते हैं बाल गंगाधर तिलक, गरम दल के क्या होते हैं, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और दूसरे होते हैं कौन, एनी बेसेंट। ये भारत में क्या करते हैं, होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं, होम रूल लीग की स्थापना करते हैं और होम रूल लीग को स्थापित करके होम रूल आंदोलन को चलाते हैं। क्या करते हैं, होम रूल आंदोलन को चलाते हैं। तो हम लोग होम रूल लीग की कॉन्सेप्ट को अगर समझे
तो ये जो होम रूल आंदोलन है सबसे पहली बार इसको कहाँ पे किया गया था? आयरलैंड में। कहाँ किया गया था? आयरलैंड में, है ना। तो ये आयरलैंड में सबसे पहली बार क्या किया गया था? होम रूल आंदोलन किया गया था। तो होम रूल आंदोलन को अगर पूछे कि सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो किया गया था कहाँ पे? आयरलैंड में। कहाँ पे? आयरलैंड में। अब हम देखते हैं कि इसके जो हैं एक रेडमंड थे। क्या थे? एक व्यक्ति थे रेडमंड। रेडमंड ही थे जो स्वदेशी आंदोलन आयरलैंड में हुआ था उसको क्या किए थे? प्रतिनिधित्व दिए थे। तो आयरलैंड से आया था कौन सा आंदोलन? होम रूल आंदोलन। और होम रूल आंदोलन था क्या? तो ये चाहते थे कि ब्रिटिश के अधीन, यानी कि ब्रिटेन के अधीन रहकर स्वशासन प्राप्त करना। अधीन रहकर स्वशासन प्राप्त करना। स्वशासन प्राप्त करना। अब कहिए कि इसका मतलब क्या था? तो देखिए इनका कहना था कि देखिए जो भी विदेश सेवा, रक्षा, संचार आदि विषय हैं आप अपने अंदर रख लीजिए और बाकी भारतीय मामले पे हमको क्या करने दीजिए? स्वयं का शासन करने दीजिए। इसी को क्या कहा गया? ब्रिटेन के अधीन रहकर स्वशासन प्राप्त करना। तो अब क्या होगा कि ये जो होम रूल लीग के द्वारा जो होम रूल आंदोलन चलाया गया, यह आंदोलन भी भारत में भयंकर रूप से क्या हो गया? धीरे धीरे करके ज़्यादा फैलने लगा, प्रसारित होने लगा। अब इससे भी क्या हो गया? अंग्रेज घबराने लगे। अंग्रेजों ने सोचा कि अभी अभी तो हम क्रांतिकारियों से निपटे हैं, अब क्या हो गया? ये होम रूल लीग भी आ गया है। उसी के अंदर में हम बात करेंगे कि 1914 से 1918 में क्या हो गया था? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो अंग्रेजों का एक बखेड़ा और भी चालू हो गया था कि वो प्रथम विश्व युद्ध में क्या थे? विजित थे, और इसी का वो फायदा उठा रहे थे होम रूल लीग वाले। तो अब क्या हो गया कि अंग्रेजों को लग रहा था कि अगर हम होम रूल वालों के अगर नहीं समझाएंगे तो हमारा सत्ता जो है उखड़ जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने इनको समझाया और कहा कि देखिए अगर आप इस होम रूल आंदोलन को समाप्त कर देंगे, अगर आप इस होम रूल आंदोलन को समाप्त कर देंगे तो हम आपको स्वशासन के लिए विचार करेंगे और आपको प्रशासनिक भागीदारी हम देंगे। तो अब क्या हो गया कि वो घोषणा कर ही रहे थे, तब तक होम रूल आंदोलन और क्या काम करता है कि इसमें क्या हो गया? बाल गंगाधर और एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन जब सक्सेस हुआ इनका, तो इनका कद बढ़ गया, भारत में इनका वैल्यू बढ़ गया। तो उस समय क्या था कि नरम दल और गरम दल में जो बंटवारा हो गया था, तो अब दोनों को समझ में आ गया, नरम दल और गरम दल वाले दोनों को समझ में आ गया कि अगर हम अलग अलग रहकर अगर लड़ाई करेंगे तो उसमें हम जीत नहीं सकते हैं। इसीलिए क्या हो गया कि लखनऊ में एक अधिवेशन होता है। लखनऊ में क्या होता है? अधिवेशन होता है 1916 में, और उसके जो अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजमूदार थे। कौन थे? अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजमूदार। तो अंबिकाचरण मजमूदार, और अंबिकाचरण मजमूदार की अध्यक्षता में जो लखनऊ सम्मेलन हुआ, उसमें क्या हो गया कि जो कांग्रेस 1907 के सूरत अधिवेशन में बट गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी घोष किए थे। तो यानी कि जो 1907 में जो कांग्रेस दो भागों में बटा था, उसका जो है एकीकरण हो गया, यानी कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल दोनों क्या हो गए? एक हो गए। क्या हो गए? एक हो गए 1916 जो लखनऊ के अधिवेशन हुआ था उसमें। तो अब क्या हो गया कि जब दोनों एक हो गए तो इनकी शक्ति फिर से बढ़ गई, और जैसे ही एक हुए उन्होंने अंग्रेजों पे दबाव बनाना चालू कर दिया, और उन्होंने कहा कि देखिए भारत को स्वशासन चाहिए, हर हाल में चाहिए, और भारत को केंद्रीय और प्रांतीय दोनों क्षेत्रों में क्या चाहिए? शासन चाहिए और भागीदारी भी चाहिए, और प्रतिनिधित्व आप क्या करिए? भारतीयों को दीजिए, आप अपने से सारा नियम कानून नहीं बनाइए। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि आप जो है सिविल सर्विसेज की एग्जाम जो है ब्रिटेन या लंदन में करवा रहे हैं, तो अगर भारत का कोई लोग होगा उसको ब्रिटेन जाने में कितना समय लगेगा है और कितना खर्च बढ़ेगा। तो इसलिए आप क्या करिए कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम भारत में भी कराइए, और उसके लिए एक लोक सेवा आयोग का भी क्या कीजिए? गठन कीजिए। तो इन सारी मांगों को क्या किए उन्होंने? अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, हम इन सारी मांगों को मानते हैं। तो ये सारी भी मांगे थी। उसी में 1916 में एक बात और होता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मुसलमान भी दूर हो रहे थे, क्योंकि 1906 में क्या हो गया था? मुस्लिम लीग की स्थापना हो गया था। तो मुस्लिम लीग अलग अपने सिद्धांतों पे चल रहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
अपने अलग सिद्धांतों पे चल रहा था। तो दोनों को दो क्षेत्रों में चले जाने से क्या हो रहा था कि भारत में जो है राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो रहा था। जब राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो रहा था तो अब क्या हो गया कि 1916 के अधिवेशन में दोनों, है ना, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों क्या हो गए, मिल गए। और मिलने से क्या हो गया कि अब जो है दोनों के मिलने से क्या हो गया, अंग्रेजों के लिए चैलेंज उत्पन्न हो गया। अंग्रेज अब सोच रहे थे कि मान तो हम मुसलमानों को अलग किए थे और अब सब एक क्या हो गए, एक हो गए। तो दोनों ने क्या हुआ कि एक डॉक्यूमेंट बनाया जिन पे दोनों सहमत हो, है ना, नियम और कानून पारित करके, और दोनों ने क्या किया कि साइन किया एक डॉक्यूमेंट पे। तो अगर हम बात करें इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है लखनऊ पैक्ट। इसको कहा जाता है लखनऊ पैक्ट। इस पे साइन की अगर बात करेंगे तो मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। तो इन सारी मांगों के आधार पे क्या हो गया कि अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं हम सब बात सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप क्या करिए, होम रूल आंदोलन को समाप्त करिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आप जैसे ही घोषणा करेंगे कि हम सारी बातों को मानते हैं, हम अपना आंदोलन क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो इसीलिए क्या हो गया कि 1917 में भारत के राज्य सचिव थे, कौन थे, भारत के राज्य सचिव। तो भारत के राज्य सचिव का नाम था मांटेंगू। तो मांटेंगू क्या करते हैं कि 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा क्या करते हैं, पारित करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, मांटेंगू घोषणा पत्र, है ना। तो मांटेंगू ने घोषणा पत्र जारी किया और इसी के आधार पे क्या हो गया, ये कब जारी किया गया था, 20 अगस्त 1917 को, 20 अगस्त 1917 को। और ये किस विषय पे था, तो भारत के प्रशासन में सुधार से संबंधित था। तो 20 अगस्त 1917 को जैसे ही घोषणा जारी हुआ, क्या हुआ, होम रूल आंदोलन क्या हो गया, बंद हो गया। तो होम रूल आंदोलन बंद हो गया, होम रूल आंदोलन क्या हो गया, बंद हो गया। तो होम रूल आंदोलन को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। और यही जो 20 अगस्त 1917 का जो मांटेंगू घोषणा पत्र था, इसी को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन अगर हम बात करेंगे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में दो सदन था, एक था हाउस ऑफ कॉमन और एक था कौन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ कॉमन में पारित किया गया, है ना, कब, 18 जुलाई 1918 को क्या किया गया, यहाँ पे पेश किया गया। और फिर इसको दिसंबर 1919 में क्या हो गया, पारित हो गया, दिसंबर 1919 में पारित हो गया। और जैसे ही ये पारित हुआ, यह जो है बन गया कौन, भारत शासन अधिनियम 1919। अब हम बात करेंगे कि इस समय के जो राज्य सचिव थे और वायसराय थे वो कौन थे। तो उनके नामों से इस अधिनियम को एक और नाम दिया जाता है, तो हम उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो वायसराय का नाम क्या था, मांटेंगू चेम्सफोर्ड। और राज्य सचिव कौन थे, मांटेंगू थे। कौन थे, मांटेंगू। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन थे, वायसराय थे। और राज्य सचिव कौन थे, है ना, राज्य सचिव कौन थे, मांटेंगू थे। तो इन्हीं दोनों का अगर एक एक नाम हम ले ले तो इसी को क्या कहा जाता है, मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसको एक और नाम क्या दिया जाता है, मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसको और क्या कहते हैं, मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार। मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार, या इसी को कहा जाता है मॉन्टफोर्ड अधिनियम, मॉन्टफोर्ड अधिनियम।
है ना, मांट का मांट ले लिया और चेम्सफोर्ड का फोर्ड ले लिया, तो इसको मॉन्टफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किया गया था। तो इस प्रावधान को समझने से पहले हम समझते हैं कि भारत में अंग्रेजों का शासन कैसे चलता था, उसका संरचना कैसा था सरकार का। तो अगर उसको हम समझेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा क्या क्या परिवर्तन होया गया। तो क्या क्या परिवर्तन हुआ था उसके बारे में समझने से पहले 1919 ईस्वी से पहले के सिचुएशन तो हम लोग समझ लिए, लेकिन अब हम समझते हैं कि भारत में इंग्लैंड का शासन कैसे चलता था। तो देखिए, इंग्लैंड में बैठता था उसको कहते थे सम्राट या संसद। संसद और सम्राट, इंग्लैंड में कौन होता था, संसद या सम्राट। उसके नीचे कौन होते थे, तो उसके नीचे होते थे निदेशक मंडल। निदेशक मंडल के नीचे कौन होते थे, तो निदेशक मंडल के नीचे होते थे वायसराय या गवर्नर जनरल। वायसराय या गवर्नर जनरल, है ना। अब हम देखते हैं कि ब्रिटेन की जो संसद था, है ना, तो संसद में कौन होते हैं, मंत्री होते हैं। तो मंत्रियों के समूह को क्या कहा जाता है, कैबिनेट कहा जाता है। तो ब्रिटेन में जो संसद होते थे उनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था, कैबिनेट कहा जाता था। और कैबिनेट में क्या होता है कि प्रत्येक प्रकार के मंत्रालय का एक प्रमुख होता है। तो जैसे कोई व्यक्ति रक्षा मंत्रालय का प्रमुख है तो उसको क्या कहा जाएगा, रक्षा मंत्री। कोई अगर कहेंगे कि वित्त मंत्रालय का प्रमुख है तो किस क्या कहा जाएगा, वित्त मंत्री। उसी तरीके से एक होता था भारत मंत्रालय। क्या होता था, भारत मंत्रालय। तो भारत मंत्रालय का जो प्रमुख होता था उसको कहा जाता था भारत सचिव। क्या कहा जाता था, भारत सचिव। भारत सचिव का काम क्या था कि वह जो है वायसराय को क्या करता था, वायसराय को अपने नियंत्रण में रखता था। तो कोई भी काम करने के लिए वायसराय जो है भारत सचिव पे क्या था, निर्भर था। और ये भारत सचिव को सहायता एवं सलाह देने के लिए 15 सदस्यों का क्या होता था, एक भारत परिषद होता था। भारत परिषद, जिसमें कितने सदस्य होते थे, 15। हमने बताया था कि 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा सैयद हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्ता, दो भारतीयों को ये जो भारत परिषद है उसमें क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। तो अब 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, तो पहला पॉइंट कहा गया कि ये जो भारत परिषद है, किसमें, भारत परिषद। तो भारत परिषद में सदस्यों की संख्या 15 नहीं रहेगी, अब रहेगा कम से कम 8 और अधिक से अधिक कितना, 12। कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 रहेगा। ये बात कहाँ कहा गया, कहा गया 1919 ईस्वी के अधिनियम में। दूसरी बात कहा गया कि देखिए ये जो भारत सचिव है इसका जो है वर्कलोड ज्यादा बढ़ रहा है, काम ज्यादा हो जा रहा है ना। तो इसके काम काज को कम करने के लिए और इसकी सहायता करने के लिए, इसके काम काज में सहायता करने के लिए एक हाई कमिश्नर, क्या हो गया, हाई कमिश्नर पद का हम क्या करते हैं, सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। तो दूसरा क्या हो गया कि हाई कमिश्नर पद का निर्माण किया गया। और यह भी प्रावधान किया गया कि इसका जो वेतन है वो कहां से दिया जाएगा, तो इंग्लैंड के राजस्व से दिया जाएगा, ना कि भारतीय राजस्व से। तीसरी बात कहा गया कि देखिए जो भी विधान परिषद है, अब विधान परिषद की बात करते हैं तो भारत में विधान परिषद दो रूपों में विद्यमान थी। जैसे आज अगर हम बात करें कि विधानमंडल दो प्रकार के होते हैं कि नहीं, एक राज्य का विधानमंडल और एक केंद्र का विधानमंडल। केंद्रीय विधानमंडल को लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं और राज्य के विधानमंडल को विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं। तो उस समय भी ऐसा ही कुछ था कि विधान परिषद जो था वह दो रूपों में क्या था, मौजूद था। अब कौन कौन था, तो देखिए दो रूपों में अगर हम बात कर रहे हैं तो एक था, अगर हम विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद दो रूपों में मौजूद था। एक को कहा गया था केंद्रीय विधान परिषद, एक को कहा गया था केंद्रीय विधान परिषद,
और एक को कहा गया था प्रांतीय विधान परिषद। एक को कहा गया था प्रांतीय विधान परिषद। अब किया क्या गया कि 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ये जो केंद्रीय विधान परिषद था इसको दो भागों में तोड़ दिया गया है ना। एक को कर दिया गया राज्य परिषद, एक को कहा गया क्या, राज्य परिषद, और एक को कहा गया केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा। तो अब देखिए कि केंद्र में क्या कर दिया गया, दो सदन का निर्माण कर दिया गया। जैसे अभी केंद्र में अगर देखें तो लोकसभा और राज्यसभा है ना, तो उसी तरीके से 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि केंद्रीय विधान परिषद था उसको दो भागों में तोड़ दिया गया और उसको बना दिया गया एक राज्य परिषद और दूसरे को बना दिया केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद को क्या कहते थे, उच्च सदन कहते थे। इसको क्या कहते थे, उच्च सदन कहते थे, और इसको क्या कहते थे, निम्न सदन कहते थे। तो अगर अभी हम देखें तो लोकसभा क्या होता है, निम्न सदन होता है, और राज्यसभा क्या होता है, उच्च सदन होता है। तो उसी प्रकार से उस समय का ये क्या था, राज्यसभा था, और ये क्या था, लोकसभा था। अगर आज के जो संविधान है उसके आधार पर इसको समझे तो इसका जो कार्यकाल था, अगर हम कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल कितना था, 5 साल था। इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, 60। 60 में से क्या होता था कि 33 का निर्वाचन होता था, 33 का क्या होता था, निर्वाचन होता था, और 27 का क्या होता था, मनोनयन होता था। यानी कि मनोनीत करके उनको पद को भरा जाता था। उसी तरीके से हम केंद्रीय विधानसभा की बात करें तो इसमें सदस्यों की संख्या कितना था, 145 है ना। इनके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल कितना था, 3 साल था। इसके सदस्यों की संख्या 145 में से क्या होता था, 104 को क्या किया जाता था, निर्वाचित किया जाता था, है ना। 104 का क्या होता था, निर्वाचन होता था, और 41 का क्या होता था, मनोनयन होता था। तो अब बात कहा गया कि देखिए आप निर्वाचित कर रहे हैं, तो आप ये जो निर्वाचन कर रहे हैं ना, तो निर्वाचन का तरीका कौन सा होगा। तो अब देखिए कि ये जो 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा तीसरा परिवर्तन क्या हम देख रहे हैं कि दो सदन वाला, यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था। कहाँ पे, केंद्र में। तो केंद्र में क्या हो गया, द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। अब देखिए तो प्रांत में नहीं ना हुआ है, नहीं हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि केंद्र में क्या हो गया, द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। और इसी अधिनियम के द्वारा चौथी पॉइंट में क्या हो गया कि ये जो निर्वाचन का तरीका बताया गया था, तो अब कहा गया कि पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता था, अब जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। क्या होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान कब किया गया, तो 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। तो इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब देखिए ये केंद्रीय विधान परिषद का काम तो समाप्त हुआ। अब हम आते हैं प्रांतीय विधान परिषद पे। तो प्रांतीय विधान परिषद पे क्या हुआ कि भारतीयों का जो डिमांड था कि आप हमको स्वशासन दीजिए, तो अंग्रेजों ने कहा कि देखिए हम आपको स्वशासन देंगे, लेकिन चूंकि अभी आपको शासन करना नहीं आता है, तो हम आपको क्या करेंगे, प्रांतीय स्वशासन देते हैं। अगर आप प्रांतों में शासन करना अच्छे से सीख जाएंगे तो आपकी भागीदारी को हम केंद्रीय विधान परिषद में भी बढ़ा देंगे, और वहाँ भी अगर आप सीख जाते हैं तो आपको हम समझ लेंगे कि आप अब शासन करने में क्या हो गए हैं, बढ़िया हो गए हैं, योग्य हो गए हैं, तो आपको हम सत्ता सौंप देंगे और हम चले जाएंगे। तो देखिए इन्होंने कहा कि देखिए आपको हम क्या कर रहे हैं कि प्रांतों में शासन करने के लिए क्या करेंगे कि जो विषय है, इस विषय का हम बंटवारा कर दे रहे हैं, और इस विषय को क्या कर दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया। इसको एक को कहा गया आरक्षित विषय, और एक को कहा गया क्या, हस्तांतरित विषय। एक को कहा गया हस्तांतरित विषय और एक को कहा गया आरक्षित विषय। तो अंग्रेजों ने कहा कि देखिए आप अब क्या करिए कि हस्तांतरित विषय पे शासन करिए, अगर इस पे आप अच्छा से शासन कर लीजिएगा तो आपको फिर आरक्षित विषय पे शासन करने के लिए बताएंगे, और अगर इसको कर लीजिएगा तब आपके जो है शासन व्यवस्था को देखते हुए केंद्र में भी आपकी भागीदारी को बढ़ाया जाएगा।
तो अब हम देखते हैं कि आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय क्या था। तो आरक्षित विषय का मतलब था कि यहाँ पे शासन कौन करेगा, तो गवर्नर जनरल और उसके कार्यकारिणी परिषद, गवर्नर जनरल और उसके कौन कार्यकारिणी परिषद होते थे, वही शासन करेंगे। और हस्तांतरित विषय पे क्या होते थे कि भारतीय प्रतिनिधि शासन करेंगे। कौन शासन करेंगे, भारतीय प्रतिनिधि। तो भारतीय प्रतिनिधि कहाँ शासन करेंगे, हस्तांतरित विषय पे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा विषय जो था आरक्षित विषय था और कौन कौन सा विषय था जो हस्तांतरित विषय था। तो कॉन्सेप्ट से याद रखिए कि जो भी महत्वपूर्ण विषय थे, ऐसे विषय जिससे लगता था अंग्रेजों की इससे आमदनी होने का क्या है, मतलब मैंने स्कोप है, इससे आमदनी होगा, तो आमदनी वाले सारे स्कोप को क्या कर लिए थे, अपने रख लिए थे। और भारतीयों को कौन सा दिए थे कि जहाँ पे खर्चे वाली बात होगी, जहाँ पे लग रहा था कि आमदनी का कोई स्कोप नहीं है बल्कि खर्चा ही होगा, तो कहाँ पे दे दिए थे, उसको हस्तांतरित विषय में देख दिए थे। तो देखिए अगर हम देखें तो रक्षा, अगर हम आरक्षित की बात करें तो देखिए रक्षा हो गया, दूरसंचार हो गया, दूरसंचार हो गया, वित्त संबंधी फाइनेंशियल, है ना, इन सब चीज़ों को कहाँ रखे थे, अपने अंदर रखे थे। और अगर हम हस्तांतरित विषय की बात करें तो जैसे श्रम से रिलेटेड, स्थानीय स्वशासन से, स्थानीय स्वशासन, उसके बाद हम कह देते हैं स्वास्थ्य, तो ये सब कहाँ था, ये था हस्तांतरित विषय में। तो अब हम देख रहे हैं कि प्रांत ही है, लेकिन प्रांतों में विषयों को दो भागों में बांट दिया गया और एक पे शासन कर रहा है गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद और खुद गवर्नर, और दूसरे पे भारतीय प्रतिनिधि शासन करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्रांतों में क्या किया गया, द्वैध शासन की स्थापना किया गया। तो प्रांतों में क्या हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन हुआ, द्वैध शासन स्थापित हुआ। तो प्रांतों में क्या हो गया, द्वैध शासन की स्थापना हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रांतों में सबसे पहली बार द्वैध शासन की स्थापना कब कर दिया गया, तो 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। आगे की बात हम देखते हैं कि अगर हम देखें कि द्वैध शासन के जनक कौन थे, अगर द्वैध शासन की जनक की बात करें तो द्वैध शासक के अगर हम कहें जनक कौन थे, तो जनक हो जाएंगे लियोनस कार्टियस, लियोनस कार्टियस द्वैध शासन के जनक हो जाएंगे। तो ये बात क्या हुआ, पांचवी पॉइंट हुआ। अगर हम छठी पॉइंट की बात करते हैं तो अब क्या हुआ कि देखिए इन्होंने क्या किया कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो 1919 ईस्वी में बताए थे आपको कि केवल मुसलमानों के दिए थे, तो अब इन्होंने क्या किया कि इस अधिनियम के द्वारा सिख और ईसाई, सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन, सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन को भी क्या किया, पृथक निर्वाचन प्रणाली में लागू कर दिया, यानी कि इनको भी पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दिया। तो हम कह सकते हैं कि पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कब देखने को मिलता है, तो 1919 ईस्वी के अधिनियम में पहली बार विस्तार हुआ है ना, क्योंकि 1909 में तो लागू हुआ था केवल पृथक निर्वाचन प्रणाली, लेकिन उसको विस्तारित कर दिया गया, यानी कि और समुदायों को बढ़ा दिया गया। तो कब, 1919 ईस्वी के अधिनियम में। अगर आप 1935 में जाएंगे तो 1935 में और बढ़ा दिया गया था। तो प्रश्न पूछता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को विस्तारित कब किया गया, तो अगर सबसे पहले 1919 ईस्वी का अधिनियम दिख जाए तो 1919 ईस्वी मारना है। उसके बाद क्या हुआ, सातवीं बात अगर हम देखें तो इसी अधिनियम के द्वारा क्या हो गया कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार हासिल हुआ। तो महिलाओं को क्या हो गया, वोट देने का अधिकार मिला। महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। और वैसे महिलाएं जिनकी आयु कितनी हो, 21 वर्ष हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जितने भी 21 वर्ष की महिलाएं थी सबको वोट देने का अधिकार नहीं था,
केवल कुछ ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था, तो हम कह सकते हैं कि सीमित रूप में क्या किया गया था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। 8वीं की अगर हम बात करें तो 8वीं पॉइंट पे आते हैं कि इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था कि लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया था। क्या किया गया था? लोक सेवा आयोग, है ना, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब किया गया था? ये 1926 में। और ये जो आयोग बना था इसके लिए, उसका नाम था ली आयोग। क्या बना था? ली आयोग। क्यों? क्योंकि भारतीयों ने कहा था कि आप जो है ब्रिटेन में क्या करते हैं, सिविल सर्विसेज का एग्जाम करवाते हैं, तो आप क्या करिए कि भारत में एग्जाम करवाइए और लोक सेवा आयोग की स्थापना करिए। तो अंग्रेजों ने हामी भरी थी कि ठीक है, हम आपकी बातों को मानेंगे। तो उसके लिए एक कमीशन बनाए थे, ली कमीशन, ली आयोग, और उसी आयोग ने क्या किया था? सिफारिश किया था, तब जाके लोक सेवा आयोग 1926 बना था। आगे की अगर हम बात करें तो इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, इसी अधिनियम के द्वारा क्या हो गया कि भारत में महालेखा परीक्षक जो होता था, महालेखा परीक्षक का काम क्या था कि उस समय जो भी बजट वगैरह पारित होते थे तो उसमें खर्चों में कटौती कैसे किया जाए और उसका हिसाब किताब रखने का काम करता था। वो कौन करता था? महालेखा परीक्षक। तो 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा इस महालेखा परीक्षक को पद के कहा गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगर हम 10वीं पॉइंट की बात करें तो 10वीं पॉइंट में हम कह सकते हैं कि पहले क्या होता था कि प्रांतों का और केंद्र का बजट एक ही होता था, लेकिन 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा सबसे पहली बार कहा गया कि प्रांतों का बजट केंद्र से अलग होगा। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि केंद्र का बजट अलग होगा और प्रांतों का बजट अलग होगा। इस बात को कब उल्लेखित किया गया? तो 1919 ईस्वी में इसको प्रावधान के रूप में दिया गया था। 11वीं बात अगर हम देखें तो 11वीं बात हो गया कि इसी अधिनियम के द्वारा सबसे पहली बार क्या कहा गया कि रेलवे बजट को आम बजट से क्या किया जाएगा? अलग किया जाएगा। तो रेलवे बजट को आम बजट से क्या हुआ? अलग करने का प्रावधान किया गया। तो रेलवे बजट को आम बजट से अलग करने के लिए प्रावधान किया गया, लेकिन इसी अधिनियम के अनुसार 1924 में क्या हुआ? आकवार्थ समिति का निर्माण हुआ। क्या हो गया था? आकवार्थ समिति का निर्माण हुआ। और इसी समिति ने 1924-25 में क्या कर दिया? रेलवे बजट को आम बजट से क्या कर दिया? अलग कर दिया। अब क्या हुआ कि हम बताए थे आपको 12वीं बात, अगर समझने से पहले बात समझिए कि 1784 में क्या हुआ था कि एक अधिनियम आया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी है ना सदस्य हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी सदस्य हैं, उसके सारे सदस्यों का वेतन जो है भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इस अधिनियम में कहा गया कि अब जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं, उनका वेतन भारत से ना देकर कहाँ से दिया जाएगा? ब्रिटेन से दिया जाएगा। कहाँ से दिया जाएगा? ब्रिटेन से दिया जाएगा। इसी अधिनियम के द्वारा 13वीं पॉइंट को देखें तो लोक लेखा समिति की स्थापना किया गया। लोक लेखा समिति की स्थापना किया गया कब? 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। तो ये सारे जो प्रावधान हम देख रहे हैं, ये क्या था? 1919 ईस्वी का अधिनियम। इसके बाद क्या हो गया कि अगर हम 14वीं पॉइंट की बात करें तो इसी अधिनियम में कहा गया था कि भारत का जो हम स्वशासन का जो प्रांतों में अधिकार दिए हैं और प्रांतों के बाद हम इनको केंद्र में देंगे, तो प्रांतों में कितना विकास हुआ है, नहीं हुआ है, शासन करने के तरीका इंडिया सीखा है कि नहीं सीखा है, यहाँ के लोग हैं कुछ सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं, तो इसका सुपरविजन करने के लिए, इसका देखरेख करने के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? एक कमीशन बनाया जाएगा, और वो अगर देखेगी कि क्या सुधार करना है और क्या नहीं, है ना। तो भारत के शासन में सुधार से संबंधित बात के लिए क्या एक कमीशन बनाने की बात कही गई थी, और इसी कमीशन के आधार पर क्या हो गया था? साइमन कमीशन की नियुक्ति किया गया था। किसका किया गया था? साइमन कमीशन की नियुक्ति किया गया था, जिसकी स्थापना क्या हुआ था?
8 नवंबर 1927 में हुआ था और भारत में 3 फरवरी 1928 को आया था, है ना। हम कह सकते हैं कि इसी अधिनियम के द्वारा साइमन कमीशन के क्या गया था, गठन किया गया था, है ना। तो इसी अधिनियम में ही कहा गया था कि 1919 ईस्वी के बाद जो है हर 10 साल के बाद सुपरविजन किया जाएगा, देखा जाएगा, जांचा परखा जाएगा कि भारत में शासन से संबंधित कितना प्रगति हुआ है, और अगर प्रगति हुआ है तो और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। तो आज के जो भी अधिनियम था 1919 ईस्वी का अधिनियम, इसके सारों पॉइंटों को कॉन्सेप्ट के साथ जोड़कर हमने आपको समझाया है। अब हम आगे की क्लास में मिलेंगे और आप तब तक इसको क्या करिए, याद करिए, समझिए, पढ़िए। तब तक के लिए नमस्कार, हम आगे मिलेंगे।